डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें हमको ये दे रखा है फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली विद स्पीड u। सो एक टावर है जिसकी हाइट है h और यहां से एक पार्टिकल थ्रो किया गया है अपवर्ड्स विद स्पीड u। और आगे है कि द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तो कहने का मतलब यह है कि हाईएस्ट जो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, सपोज करो ये हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है, तो यहां से लेके यहां तक आने में जो टाइम लगा, सपोज करो t1 टाइम लगता है, और पूरी ट्रेजेक्ट्री को का जो टाइम है, जो पार्टिकल जब ग्राउंड पे आता है वो टाइम है t2। तो हमको एक रिलेशन दे रखा है कि t2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ t1, और हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन n, g एंड h, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात जो काइनेमेटिक्स की है, कोई भी अगर आपका इक्वेशन है, कोई भी आपका सॉल्यूशन आप कर रहे हैं, उसमें बेसिकली 3 इक्वेशन ही काम आनी है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बट यह है कि आपको कैसे उसको अप्लाई करना है और साइन कन्वेंशन का कैसे ध्यान रखना है, कैसे फिजिकल कंडीशन को आपको समझना है। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है, तो हम t1 और t2 इन सब का रिलेशन निकालेंगे। तो पहले तो मालूम करते हैं टाइम t1 क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वो रीच होगा, तो उसका टाइम क्या है वो हम मेजर करते हैं। तो सिंपल सी बात एक ये है कि जो हमारे पास जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब एक तो कोऑर्डिनेट जो इसका सिस्टम है वो समझ लीजिए, हम साइन ऐसे लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, और जो ये टावर जो है यहां पे हम इसको हम पॉजिटिव, ये 0 बोल रहे हैं, ये ओरिजिन है, और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव y एक्सिस है और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव x एक्सिस है, ठीक है। सेकेंड बात आप ये समझिए कि हमको ये टाइम निकालना है t1। तो हम इस इक्वेशन को अप्लाई करके हम निकालेंगे इसका टाइम t1। तो इसमें आप एक बात ये समझिए कि जो u क्या है, इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए u तो अपना u ही हो गया, और जो एक्सीलरेशन है वो हमारा क्या है -g। क्यों? क्योंकि जो g है, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी डायरेक्शन ऑलवेज नीचे की ओर ही है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ ही है। कई स्टूडेंट्स क्या उनको डाउट रहता है कि वो क्या करते हैं, जब इक्वेशंस, जब अपवर्ड मोशन की जब ऊपर जाते हुए जो इक्वेशन बनाते हैं, तो उसमें तो ले लेंगे वो प्लस जी, और नीचे की तरफ ले लेंगे वो माइनस जी, जबकि जी की जो आपको डायरेक्शन लेनी है, क्योंकि जी की डायरेक्शन एक ही है, तो इसका जो साइन है ऊपर जाते हुए भी नेगेटिव रहेगा और नीचे जाते हुए भी नेगेटिव रहेगा। इस बात को आपको समझना है, इसमें आप उसमें डाउट नहीं रखिए। तो हम इस इक्वेशन पे थे, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी वो u ही है, और हमारा जो एक्सीलरेशन है वो है -g, क्योंकि g हमेशा नीचे की तरफ है, और t जो है हमारा वो है टाइम t1। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v यहां पे क्या होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, वो होगी 0। भाई सिंपल सी बात है, अगर फाइनल वेलोसिटी v कुछ फाइनाइट वेलोसिटी होगी यहां पे, ठीक है, तो वो पार्टिकल और ऊपर जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ वेलोसिटी रहेगी। तो अगर वो उसके ऊपर भी जाएगा तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट नहीं होगा, हाईएस्ट पॉइंट कुछ और दूसरा होगा। तो एट हाईएस्ट पॉइंट में क्या होगा, मोमेंटली उसकी जो वेलोसिटी है वो
जीरो हो जाएगी, तो v इक्वल टू 0 आ गया। तो ये सब वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं एंड वी विल गेट द आवर टाइम t1। तो 0 u की जगह u रखा, a की जगह माइनस जी रखा और t1, तो इससे हमको निकल के आया t1 की वैल्यू u बाय जी। तो ये तो हमारा आ गया टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब हम कंसीडर करते हैं कि पार्टिकल कितना टाइम लेगा यहां पे आने को। तो नेक्स्ट जो इसमें इक्वेशन जो बनती है काइनेमेटिक्स में, वो बनती है y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या है? कई स्टूडेंट ये समझते हैं कि अपवर्ड मोशन के लिए अलग इक्वेशन लगाएंगे, डाउनवर्ड के लिए अलग लगाएंगे, पर ये जो इक्वेशन है वो असल में है इस की ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी आप पॉइंट दे दो, चाहे आप ये पॉइंट दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, आप इसमें t की वैल्यू पुट करो और आपको y के मान आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है इस पूरी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है। पहले तो आप इसको समझिए। अच्छा, और अब हम निकालेंगे वैल्यू t2 की। तो t2 की वैल्यू हमें निकालने के लिए पहले सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? इट इज माइनस h। वाई? बिकॉज ये तो हमारा ओरिजिन है, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर नेगेटिव डायरेक्शन है। तो ये t2 का जो पॉइंट है ये माइनस h पे इसका पॉइंट हुआ, माइनस h। तो y तो हो गया हमारा माइनस h। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी u, वो तो u ही है एज इट इज। t हमारा है t2 और एक्सीलरेशन जो है हमारी वो सेम माइनस जी। चाहे अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो, एक्सीलरेशन माइनस जी ही लेना है आपको। तो लेट्स पुट दिस वैल्यूज। सो y की जगह हमने पुट किया माइनस h, u की जगह पुट किया u t2, देन माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब एक हमारे पास ये इक्वेशन है और एक हमारे पास में ये इक्वेशन है, और एक और इक्वेशन है हमारे पास में t2 इज इक्वल टू एंड t1, वो हमको एक्सरसाइज में दे रखी है। तो अब हमको जो रिलेशन निकालना है, हमको जो ऑप्शन जो दे रखे है वो है बिटवीन n, g, h और u। इसका सिंपल मतलब हो गया कि हमको हमारी जो इक्वेशन है, जैसे हमारी एक तो ये इक्वेशन है, ये दूसरी ये, तीसरी ये इक्वेशन है और चौथी ये इक्वेशन है, इन सभी में t1 t2 है, उन सबको हमको एलिमिनेट करना है। तो सिंपल बात ये रहेगी इसमें कि लेट्स एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ t1 एंड t2 फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशन। तो t1 दे रखा है u बाई जी, तो t2 फ्रॉम फोर्थ क्या हो गया, n u बाई जी हो गया। ठीक है, अब t2 की वैल्यू है n u बाई जी, अगर हम इसमें पुट कर देंगे वी विल गेट आवर आंसर। तो माइनस h इज इक्वल टू u एन t2 की जगह हमने डाला n u बाय जी, तो ये हो गया n u स्क्वायर बाय जी माइनस हाफ g, और t2 की जगह अगेन हम डाल रहे हैं n स्क्वायर u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। तो g और g स्क्वायर से कट हो गया, g हो गया ये, और ये हो गया माइनस जी एच। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं यहां पे, तो ये हो गया माइनस 2gh, और ये आ गया 2nu स्क्वायर माइनस n स्क्वायर u स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 2gh माइनस, इस साइड हम लिया है तो ये हो गया हमारा n स्क्वायर u स्क्वायर, n को हम कॉमन लेते हैं, u स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया n
-2, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो आंसर हमारा हो गया फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन है ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी बुक में एज अ सॉल्व एग्जांपल भी दे रखा है। एग्जैक्टली एन या फिर इस टाइप से नहीं दे रखा रिलेशन निकालना, बट उसमें कुछ वैल्यूज दे रखी है। एच की जगह 50 मीटर ऐसे कुछ दे रखा है, बट अगर वो उसमें जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। अब हम कंसीडर करने जा रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी जेईई 2014 के मेंस के पेपर में। इसमें हमको ये दे रखा है कि एक वर्टिकल सपोर्ट से, एक वर्टिकल पोल या डंडा कुछ भी कह लीजिए आप, इससे एक मास, एक बॉल अटैच्ड है जिसका मास है m, विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग जिसकी लेंथ है l, और ये जो मास है, ये जो बॉल है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन फॉलो कर रहा है इस टाइप से, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है। अच्छा, अब हमको ये बता रखा है कि ये बताना है कि जो एंगुलर मोमेंटम है ऑफ दिस बॉल विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब जहां से ये पॉइंट लटका हुआ है, इस स्टैंड से अटैच्ड है, वहां से जो एंगुलर मोमेंटम है वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है कि इट चेंजेस इन डायरेक्शन नॉट इन मैग्नीट्यूड, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तीसरा ऑप्शन ये है कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है इज कंजर्व, और जो चौथा ऑप्शन है कि उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है पर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो लेट्स फाइंड आउट एक्चुअल में क्या है। सबसे पहले हमको कंसीडर करना पड़ेगा इसका एंगुलर मोमेंटम, हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा और देखेंगे कि क्या इसका मैग्नीट्यूड है और क्या इसकी डायरेक्शन है। तो अपन जानते हैं कि L जो एंगुलर मोमेंटम है इज इक्वल टू R क्रॉस P। R क्या है? R है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर अभी जैसे पार्टिकल इधर है तो इसकी पोजीशन वेक्टर हुई यहां से, ओरिजिन से लेके यहां तक, तो ये हो गया इसका R वेक्टर इस पॉइंट पे जिसकी लेंथ है L। तो मैंने लिखा L, अभी मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं बस। तो R की जो लेंथ हो गई वो गई L। अब व्हाट इज P? P इज लीनियर मोमेंटम और P क्या होता है? m इंटू v। ठीक है, तो अब अगर इस पार्टिकल की हमको एंगुलर स्पीड जो है वो दे रखी है ओमेगा और इट इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये अगर इसका रेडियस है r, तो वो जो वेलोसिटी हो गई v इज इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी v इज इक्वल टू r ओमेगा। अच्छा, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? अगर ये पार्टिकल इस टाइप से ट्रेवल कर रहा है, इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो इस टाइप से है, तो इस पॉइंट पे मोमेंटरीली एक क्षण के लिए इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो होगी गोइंग इनटू दिस प्लेन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्रॉस, गोइंग इनटू दिस प्लेन हियर। ऐसे ही अगर हम इसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट कंसीडर करेंगे जैसे यहां पे, तो यहां पे देखेंगे कि ये पार्टिकल जो है बाहर निकलता हुआ इसकी वेलोसिटी होगी इज कमिंग आउट ऑफ दिस बोर्ड, तो वेलोसिटी हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और यहां पे है इसकी अंदर जाते हुए डायरेक्शन में इस पॉइंट पे, तो हो गई। और उसका मैग्नीट्यूड है r इंटू डब्ल्यू, r इंटू ओमेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं L इंटू r इंटू ओमेगा। अब what is the angle between R and P? Because it is angle sin theta. So what is the angle between this position vector and this linear momentum? तो
हमेशा आप देखेंगे किसी भी पॉइंट में बिटवीन दिस आर वेक्टर और ये हमेशा परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि ये तो ऐसे है, देखिए इसकी डायरेक्शन तो है आप पोजीशन वेक्टर की ऐसे, और इसकी है डायरेक्शन ऐसे, तो इसका मतलब हो गया इसकी आर की है ऐसे और इसकी है ऐसे, तो ये 90 डिग्री का एंगल है बिटवीन दीज टू पेन। सो साइन थीटा की वैल्यू हो गई, साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। तो मैग्नीट्यूड जो निकल के आया वो आया आर एल आर डब्ल्यू ए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एल इज एल आर डब्ल्यू, एल आर ओमेगा। वो इस पॉइंट में भी आप कंसीडर करेंगे सेम चीज होगी, यहां पे पोजीशन वेक्टर होगा, ये इसकी लेंथ होगी एल इनटू दिस लीनियर मोमेंटम, तो मेरा आंसर अगेन आ जाएगा एल आर ओमेगा। तो इसका मतलब एक तो ये हुआ कि हाँ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज कांस्टेंट। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए सिंपल अपना राइट हैंड थंब रूल है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे हमको क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि पहले अपना हैंड फर्स्ट वेक्टर जैसे यहाँ पे आर है उसके अलोंग रखेंगे, फिर जो दूसरा वेक्टर है पी उसके अलोंग रखेंगे, और जो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो हमको बताएगी डायरेक्शन ऑफ इट्स क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज डायरेक्शन ऑफ एल। तो कंसीडर कीजिए इधर इस पॉइंट पे जो आर की जो डायरेक्शन है वो है इधर और ऐसे, और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ऐसे। तो मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूंगा, मोड़ूंगा वी की डायरेक्शन में फ्रॉम आर टू वी। तो मेरा जो थंब पॉइंट आउट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है, दैट इज इस डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। अब आप कंसीडर कीजिए इस पॉइंट पे जो आर की डायरेक्शन है वो है ये, ठीक है, और जो पी की डायरेक्शन है, क्योंकि जो वेलोसिटी है इसकी कमिंग आउट ऑफ दिस बोर्ड है, तो मेरा वेक्टर कैसा हो गया, आर तो ये और पी है ऐसे, आर है ऐसे और पी है ऐसे, तो मेरा थंब कहां पॉइंट आउट कर रहा है, इधर, तो उसकी डायरेक्शन है इधर, ठीक है। यहां पे आर ऐसे, पी इस तरफ अंदर की तरफ था, और यहां पे आर जो है वो है ऐसे और पी जो है वो है बाहर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन हो गई ये। तो इसकी डायरेक्शन यहां पे है ये 1 पॉइंट पे L1 पे, जैसे ये 1 पॉइंट पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, इधर पोजीशन इधर है L2, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। तो मेरा जो डायरेक्शन है वो तो है चेंज, पर मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो बोथ पॉइंट पे सेम ही है। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्शन का। अच्छा, अगर हम सभी पॉइंट पे निकालने बैठेंगे तो बेसिकली ये एक कोन बन जाएगा यहाँ पे, और कोनिकल शेप में मुझको ये मिल जाएगा इसका इस टाइप से। तो उसकी जो डायरेक्शन है हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो ये तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें फर्स्ट वाला कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है पर मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा, ये करेक्ट है। अब ये बी को भी हम रिजेक्ट करते हैं, डी को भी हम रिजेक्ट करते हैं। हम ये पॉइंट कंसीडर करते हैं एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व इसलिए नहीं है इसमें क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। सो इस केस में ये सी ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, हम एक एनालिसिस करते हैं इस प्रॉब्लम में कि अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अगर हमको ये पूछा जाता कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व है या नहीं है, या इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप ये देखना कि जैसे मैं कंसीडर करता हूं ये वाला पॉइंट, तो इसमें पोजीशन वेक्टर है r और p है अंदर की तरफ, दैट इज r है इधर और p है इधर। तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो l जो है ऊपर की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड भी हो गया m r स्क्वायर ओमेगा, उसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड।
अगर आप इस पॉइंट पे कंसीडर करेंगे तो इस पॉइंट पे जो पोजीशन वेक्टर है वो है ऐसे, और जो वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो गोइंग कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन है, बाहर निकलता हुआ बोर्ड से, तो आर है इधर और वी है इधर। तो ये अगेन अप की ओर पॉइंट आउट कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम मेरा मैग्नीट्यूड भी mr² ओमेगा हुआ, और उसकी जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट में ऊपर ही रहेगी। तो अगर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं बोलूंगा, इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। बट इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो मतलब वर्टिकली एक एंगल बना के इस स्ट्रिंग को हमने सस्पेंड किया है, तो एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, इट इज फॉलोइंग अ कोनिकल पाथ। We consider another problem जो IIT JEE 2014 के मेंस पेपर में आया हुआ है, और इसमें हमको ये बताया हुआ है कि एक बिल्डिंग है और उसमें बहुत से जो लोड है वो दे रखे हैं कि बल्ब है, हीटर्स है, और हमसे पूछा गया है कि जो फ्यूज जो मिनिमम कैपेसिटी का जो लगना है उस बिल्डिंग के लिए, व्हाट शुड बी इट रेटिंग, उसकी करंट एम्पेयर रेटिंग क्या होनी चाहिए। और हमारे पास में एक ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन 12, 14, 8 और 10, और लोड्स हमको इस टाइप से दे रखे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फ्यूज का दे देता हूं कि एक्चुअल में फ्यूज किस टाइप से हम लोग फिट करते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में। तो फ्यूज बेसिकली क्या होता है, फ्यूज एक मटेरियल होता है, ग्लास टाइप का मटेरियल होता है वो, और उसकी जो प्रॉपर्टी ये है कि एक लिमिट के बाद अगर उसको हीट किया जाता है तो वो ब्लो अप हो जाता है, फट जाता है। तो अब जो करंट जो उसके थ्रू जो फ्लो होता है, दैट इज उसके थ्रू जो लॉस होगा, दैट इज I²R लॉस होगा। जो हीटिंग जो I²R लॉस उसकी वजह से हुआ वो एक लिमिट पे गई तो वो ब्लो अप हो गया। तो होता यह है कि लाइन और न्यूट्रल, तो इस कनेक्शन के सीरीज में मैं फ्यूज को फिट करूंगा। जैसे मैंने फ्यूज यहां पे फिट कर दिया है, और ये मेरा है फ्यूज और ये है मेरा लोड। अब जैसे अगर मान लो इस फ्यूज की रीडिंग है 16 एम्पियर, और मेरा लोड जो यूज हो रहा है 8 एम्पियर तक यूज हो रहा है, 10 एम्पियर तक यूज हो रहा है। अब मान लो कि ये शॉर्ट हो जाए या कुछ इस डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ जाए लोड में, और ये ज्यादा करंट ड्रॉ करने लग जाए, जैसे कि सपोज करो 20 एम्पियर। अब अगर 20 एम्पियर इसके लोड में जाएगा तो मे बी इससे जो डिवाइस है, जैसे कि हीटर हो गया, जैसे कि आपका बल्ब हो गया, वो आपका डैमेज हो सकता है, और या फिर किसी को प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी की चोट भी लग सकती है। तो क्या होगा कि अगर करंट एक सेफ लिमिट से ज्यादा होगा, सपोज करो 20 एम्पियर हो गया या फिर 18 एम्पियर हो गया, जो कि 16 एम्पियर से ज्यादा है, तो जैसे ही करंट ज्यादा होता है उससे पहले ये फ्यूज है वो ब्लो अप हो जाएगा और इसके बीच का जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा, तो जिससे कि ये बाकी जो सर्किट है वो इससे बच जाएगा। तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्यूज, जो कि सीरीज में लगता है। अब हमको ये कंसिडर करते हैं हम ये क्वेश्चन जिसमें हमको ये लोड दे रखा है, तो मिनिमम कैपेसिटी हमको मालूम करनी है। जो बेसिकली एक बिल्डिंग है उसमें ये सारे लोड है, 15 बल्ब है 40 वॉट के, 5 बल्ब है 100 वॉट के, 5 फैन है 80 वॉट के, और एक हीटर है 1 किलोवाट के। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ये सब अलग अलग समय पे भी लग सकते हैं। जैसे कि आज मैंने 2 घंटे के लिए हीटर चलाया, फिर मैंने 3 पंखे चलाए, 1 बल्ब चलाया, फिर एक अलग केस में मैंने हीटर को नहीं चलाया, 5 फैन चलाए, 5 बल्ब चलाए, 15 बल्ब चलाए। बट हमको जो पूछा गया है मिनिमम कैपेसिटी का और कि भाई फ्यूज कितना लगाना चाहिए, तो हम एक केस कंसीडर करते हैं कि सपोज करो उस बिल्डिंग में सभी के सब जनों ने इस सभी की सभी चीजें जो है यूज कर रहे हैं वो लोग, तो
हम इंटरेस्टेड है मैक्सिमम लोड, व्हाट इज द मैक्सिमम रिक्वायर्ड लोड, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम करंट है वो हम फाइंड आउट करेंगे और जो हमारी फ्यूज की जो वैल्यू है उस मैक्सिमम करंट से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। सो लेट्स फाइंड आउट द मैक्सिमम लोड। तो 15 बल्ब है 40 वॉट के, है ना, तो टोटल वॉट कितने हो गए 15 इंटू 40 वॉट, तो हो गया ये अपना 600 वॉट। ऐसे ही 5 बल्ब है 100 वॉट के, तो ये हो गया अपना 500। ऐसे ही 5 फैन है 80 वॉट के, तो ये हो गया हमारा 400 और ये हमारा 1000 है, ठीक है। तो टोटल वाट जो निकल के आया वो हो गया 1000 प्लस 400 1400 प्लस 500 1900 प्लस 600, तो 2500। तो ये आ गया मेरा 2500, ठीक है। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज P इज इक्वल टू VI, ये मेरी आ गई है वॉट और पावर इज इक्वल टू VI। V हमको दे रखा है 220 वोल्ट, पावर मैक्सिमम हमने निकाल दी 2500 वॉट, ठीक है। तो हम मैक्सिमम करंट जो निकालेंगे वो होगी 2500 डिवाइडेड बाय 220, तो ये मेरा हो गया 125 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। अब आप जानते हो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, पर सिंपल बात यह है कि 11 का जो स्क्वायर होता है 121 है, तो 11 तो है ही और पॉइंट में समथिंग होगा, ये हो गया लगभग अराउंड 3 के अराउंड हो गया, ठीक है, 11.3 समथिंग हो गया। तो जो हमको जो ऑप्शंस दे रखे हैं अब आप चेक कीजिए, वो है 12 14 8 और 10। तो अगर 8 हुआ और फ्यूज की रेटिंग है अपनी, मैक्सिमम करंट है अपनी 11.3 एम्पियर, तो क्या होगा, ये अगर इतना करंट मैं दूंगा इस 8 एम्पियर की फ्यूज में तो ब्लो पहले ही हो जाएगा, तो यूज नहीं कर सकता हूं मैं इसको, तो मैं 12 भी यूज कर सकता हूं 14 भी यूज कर सकता हूं, पर क्योंकि हमको मिनिमम पूछा गया है इसलिए हमारा आंसर होगा ए। फ्यूज रेटिंग, मिनिमम फ्यूज रेटिंग इज 12 एम्पियर। अब हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, अगेन जो जेईई 2014 में मेंस पेपर में आया है, और ये क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे बिल्ड होंगे, तो पे अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम। हमको इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि अ पार्टिकल मूव्स विद एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन starting from rest. It travels first to second distance a and next to second distance 2a. Then हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एम्पलीट्यूड 4a, एम्पलीट्यूड 3a, टाइम पीरियड 6 टो होगा या टाइम पीरियड 8 टो होगा, ये हमको सेलेक्ट करना है। और बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है और स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, और एक उन्होंने ये बोला है कि जैसे ये मीन पोजीशन है, ये हमारी मीन पोजीशन है और इसका एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए, तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा प्लस ए और यहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल होगी माइनस ए, और ये इसकी हो गई मीन पोजीशन। फिर कहता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट में है यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 है। अब आप बताइए कि कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या इसकी वेलोसिटी 0 रहेगी? नहीं, इसकी वेलोसिटी 0 होगी यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है या काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी मोमेंटरीली, और उसके बाद में वेलोसिटी 0 हो गया, फिर वापस बैक मीन पोजीशन पे वो पार्टिकल आएगा। तो पार्टिकल जो है वो सिंपल ऐसे जाके फिर वापस ऐसे आके फिर माइनस ए पे जाके फिर मीन पोजीशन पे आके फिर कैपिटल ए पे जाके फिर एम पे आके फिर माइनस एम पे, इस टाइप से इस ऐसे जंप कर रहा है। तो जो उन्होंने बात कही है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट,
तो रेस्ट के रेफरेंस में लिया है, तो रेस्ट होगा आपके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, या तो यहां पे या फिर यहां पे। हम कंसीडर कर लेते हैं ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहां पे भी पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है। तो हम t इज इक्वल टू 0 यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 यहां कंसीडर कर रहे हैं। और उसके बाद में दे रखा है कि इट ट्रेवल्स फर्स्ट टो सेकेंड डिस्टेंस a। तो पहले उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, सपोज क्या इतने टाइम में, टो टाइम में a, ये डिस्टेंस है मेरा a, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कि नेक्स्ट 2 सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 2a। अब ये इस मीन पोजीशन की इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेट्स सपोज इसने इसको क्रॉस कर दिया मीन पोजीशन को, और ये जो डिस्टेंस है जो उसने नेक्स्ट टो में कवर किया वो हो गया मेरा डिस्टेंस 2a, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक जो टाइम इसको लगा वो है टो, ठीक है। तो ये तो हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस सवाल को। एसएचएम की इक्वेशन आप जानते हैं, वो है x इज इक्वल टू a, उसका जो एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा t। तो इस इक्वेशन में हम अगर पुट करें, देखें मीन पोजीशन से अगर हम स्टार्ट करते हैं t इक्वल टू 0 को, तो पार्टिकल जो है एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, साइन ओमेगा t की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल m पे रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में एट ओमेगा t इक्वल टू पाई बाई 2 इसकी वैल्यू होगी 1, x इक्वल टू हो गया a। तो जब ओमेगा t की वैल्यू होगी पाई बाई 2 पार्टिकल प्लस a पे आ जाएगा। और इस टाइप से ये मोशन की इक्वेशन है। पर इसमें एक ट्विस्ट है, एक चेंज है। क्या चेंज है कि एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, नॉट 0, ठीक है, एज पर आवर प्रॉब्लम। तो आप ये समझिए कि जो ओरिजिनल जो इक्वेशन है, या फिर बेसिक जो इक्वेशन मैं कहूंगा वो है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा, ठीक है। ये जो इक्वेशन है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ये एक स्पेशल केस है जब डेल्टा 0 होता है और मेरी इक्वेशन बन जाती है x इक्वल टू साइन ओमेगा t। कब? जब मैं टाइम जो है कंसीडर करता हूं t इज इक्वल टू 0 एट मीन पोजीशन। तो एट t इज इक्वल टू एट डेल्टा इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन पर है, सेंटर पर है। तो उसका एक स्पेशल केस है, ठीक है। बट हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो इक्वेशन है, उसमें एट t इज इक्वल टू 0 ये प्लस a पर है। तो उस केस में डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2। तो मैं लिखता हूं इन आवर प्रॉब्लम डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो x इज इक्वल टू मेरा हो गया a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। जो फेज लैग है वो पाई बाय 2 का है, तो ये मेरा हो गया a cos ओमेगा t। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 cos, इसकी वैल्यू होगी cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, x इक्वल टू a आ गया। हाँ, x की पोजीशन जो है मेरी, मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 इसको रख रहा हूं, तो x की वैल्यू मेरी प्लस है एट t इक्वल टू 0। तो मैं इस इक्वेशन को लेके आगे इस चीज को सॉल्व करने वाला हूं, x इक्वल टू a cos ओमेगा t। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये समझ लिया कि हमको डेल्टा को कंसीडर करना है इस प्रॉब्लम में, और क्योंकि मैं t इक्वल टू 0 पे यहां पर हूं, तो मेरी जो इक्वेशन होगी वो होगी x इक्वल टू a cos ओमेगा t। अब हम आगे बढ़ते हैं x इक्वल टू a cos ओमेगा t लेके।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इक्वेशन सही से लिखनी है, आपका बस आंसर आने वाला है। x इक्वल टू a cos ओमेगा t अपनी आ गई। अब हम जो वैल्यूज है वो पुट करने वाले हैं। तो इसमें लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट t इज इक्वल टू 0 पे इट ट्रेवल्स फर्स्ट टो सेकेंड डिस्टेंस a। अच्छा, अब इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है a टो सेकेंड में, x क्या है? ध्यान से समझिए इस बात को, कंफ्यूज मत होना। कई लोग लिख देंगे a इज इक्वल टू कैपिटल A cos ओमेगा 2t, वहीं पे वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाने वाला है। x जो हमने इस इक्वेशन में कंसीडर किया है वो x इक्वल टू 0 इस मीन पोजीशन से लिया हुआ है, और x होता क्या है? कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस मीन पोजीशन एज अ रेफरेंस। अगर मैं यहां पर हूं तो मैं x कंसीडर करूंगा ये, अगर मैं यहां पर हूं तो मीन पोजीशन से x कंसीडर करूंगा ये, ठीक है। यहां से डिस्टेंस नहीं मैं कंसीडर कर रहा, मैं मीन पोजीशन से कंसीडर कर रहा हूं, और ये मेरी है इक्वेशन। तो मैं अगर यहां पर हूं एट डिस्टेंस a फ्रॉम प्लस a फ्रॉम दिस एक्सट्रीम पोजीशन विच इज एट रेस्ट, तो यहां से लेके यहां तक मेरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? टोटल मिला के हुआ a, और ये ऑलरेडी चल दिया छोटा a, तो ये मेरा हो गया a माइनस a, ये डिस्टेंस हो गई a माइनस a, तो ये डिस्टेंस आ गई। तो a माइनस a इज इक्वल टू a cos ओमेगा टॉ, t की जगह मैंने रख दिया यहां पे टॉ। सेकंड जो हमको, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट जो बोला गया है कि नेक्स्ट टो सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2a, तो नेक्स्ट टो सेकंड का मतलब टो ये टोटल मिला के टाइम यहां से लेके यहां तक हो गया 2 टो, ठीक है। तो अच्छा, एक तो ये बात समझ गए हम। दूसरी बात ये कि अब जो यहां पर मैं हूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस मुझको लेना है, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? ये डिस्टेंस यहां से लेके डिस्टेंस यहां तक है 2a, और यहां से लेके यहां तक है स्मॉल a, और ये पूरा है मेरा a। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू दिस करंट पोजीशन, जो अभी इस पोजीशन पे है। तो ये जो डिस्टेंस दे रखी है हमको 2a, और ये दे रखी है a, तो ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक हो गई कितनी? 3a, और यहां से लेके यहां तक की कितनी डिस्टेंस है? a, मतलब यहां से लेके यहां तक है 3a, और यहां से लेके यहां तक है a, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हुई अपनी? 3a माइनस a, ठीक है। 3a माइनस a तो इसकी डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये अपने एक्सिस मीन पोजीशन के इस तरफ है। हमने x इक्वल टू 0 यहां कंसीडर किया है, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, दैट इज माइनस 3a माइनस a। आप एक और चीज करना है इसमें कंसीडर, इस टाइप के अलावा हम सेकंड केस आप लोग करना, जिसमें आप इस a को और 2a को दोनों ही जब बिटवीन दिस 0 एंड a होंगे तब क्या इक्वेशन बनेगी? तो बेसिकली सेम इक्वेशन बनेगी, पर उस केस में भी हमारा जो फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो a माइनस 3 आएगी, जो कि ये इक्वेशन सेम ही है। तो वाला केस भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, इट इज 3a माइनस a, और यहां पे है a cos ओमेगा 2 टो, ठीक है ना। टो तो ये और टो ये, टोटल मिला के कितना टाइम हो गया? 2 टो हो गया, और यहां पे ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो हमको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 cos ओमेगा टो इज इक्वल टू व्हाट? a माइनस a डिवाइडेड बाय कैपिटल A, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास में हो गई cos 2 ओमेगा टो इज इक्वल टू a माइनस
3a डिवाइडेड बाय a। ठीक है, दो इक्वेशन और आ गए हमारे पास में। एक का हम नाम दे देते हैं 3 और एक का नाम हम दे देते हैं 4। अब कॉस में तो हमको स्पेशल दिलचस्पी नहीं है, हमारा काम है बस एक तो एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना, a और a का रिलेशन निकालना। तो हम चाहते हैं कि इस कॉस को हम एलिमिनेट करें। तो सिंपल, ये हमको क्या दिख रहा है, cos 2 थीटा दिख रहा है और ये हमको cos थीटा दिख रहा है। तो cos 2 थीटा को हम cos थीटा की टर्म्स में कैसे लिखते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos का थीटा माइनस 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos 2 ओमेगा टो इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ओमेगा टो माइनस 1। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 मैं इनकी वैल्यूज यहां पे पुट करने वाला हूं। तो cos 2 ओमेगा टो मेरा हो गया a माइनस 3a डिवाइडेड बाय a। उसके बाद cos स्क्वायर ओमेगा टो मेरा हो गया a माइनस a डिवाइडेड बाय a, माइनस इसका स्क्वायर किया और फिर माइनस 1। अब यहाँ पे a स्क्वायर है तो मैं इस पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा हो जाएगा इस साइड तो एक कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ गया a स्क्वायर माइनस 3a कैपिटल A। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल a स्क्वायर माइनस 4a एंड माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया और इधर भी a स्क्वायर है तो ये सब कैंसिल हो गए। अब मेरे पास में क्या बचा, यहाँ पे है 4a, यहाँ पे है 3a, मैं इसको इधर ले आता हूं तो ये मेरा हो गया a इज इक्वल टू क्या 2a स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, a इज इक्वल टू 2a, दैट इज मैं लिख सकता हूं इसको, एम्पलीट्यूड मेरा आ गया 2a आ गया मेरा। ठीक है, तो अच्छा चलो ये आंसर आ गया और यहाँ पे क्या एम्पलीट्यूड दे रखा है 4a और 3a। तो ये तो स्ट्रेट वे में बोल सकता हूं ये तो ऑप्शन गलत है ही, फर्स्ट और सेकेंड। अब हमको कंसीडर करने हैं 3 और 4। ठीक है, ये स्टेट हमने पाली a इज इक्वल टू 2a और ये दोनों तो गलत है। अब देखते हैं 3 और 4 में कौन सा सही है। तो हमको इसमें टाइम पीरियड निकालना है। तो एक काम करते हैं, कोई सी भी इक्वेशन उठा लेते हैं। सपोज करो ये पहली इक्वेशन अपन उठा लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। तो इस पहली इक्वेशन में हम स्मॉल a या कैपिटल A की वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो a इज इक्वल टू क्या है अपना, a/2 है। तो ये मेरा हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 a cos ओमेगा t इज इक्वल टू a माइनस a इज इक्वल टू a माइनस a/2 इज इक्वल टू a/2। तो मेरा निकल के आ गया cos ओमेगा t इज इक्वल टू मेरा दिस इज टॉ। सो दिस cos ओमेगा टॉ इज इक्वल टू मेरा 1/2। अब आप जानते हैं कि cos जो है 1/2 कब होता है, हाफ कब होता है, 60 डिग्री में। तो मैं लिख सकता हूं ओमेगा टी क्या हो गया मेरा, ओमेगा टॉ मेरा क्या हो गया π/3। ठीक है, ओमेगा टॉ मेरा हो गया π/3। अच्छा, अब हम इससे हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, आप देखिए ओमेगा टॉ मेरा है π/3 और आप दैट इज 60 डिग्री। और आप जानते हैं ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2/T, दैट इज टाइम पीरियड। तो मैं इसको यहां पे पुट करता हूं तो मेरे पास आ गया 2π टॉ डिवाइडेड बाय कैपिटल T इज इक्वल टू π/3। ठीक है, तो मेरा जो टाइम पीरियड है T वो निकल के आ गया 6 टॉ। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो थर्ड ऑप्शन सही है, टाइम पर पीरियड इज इक्वल टू 6 टॉ। तो इस सवाल में अब ऐसा नहीं कि ये सवाल नेक्स्ट बार भी आने वाला है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो कॉन्सेप्ट हमने इससे समझा,
कॉन्सेप्ट हमने पहली बार तो ये समझी कि कैसे हमको x इक्वल टू a sin ओमेगा t को यूज करना है, और अगर टाइम इसकी शिफ्ट करनी है t इक्वल टू 0 यहां पे लानी है, तो हमको ये जो डेल्टा टर्म है इसको पाई बाय 2 रखना है, ठीक है। और दूसरा जो हमने इक्वेशन बनाई थी और x की क्या वैल्यू होती है कैसे हमने लिया, वो ऐसे नहीं कि यहां पे हमने ले लिया a इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, नहीं, हमने x इक्वल टू 0 पोजीशन से लेके ये डिस्टेंस थी a, ये डिस्टेंस थी a, तो हमने ये हमारा रेफरेंस है, तो हम इस डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे a माइनस a। तो ये इसमें एक कैच वाली बात थी। अब हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कंसीडर करेंगे। इसमें हमको ये दे रखा है कि a block of mass m is placed on a surface with vertical cross section given by y is equal to x cube by 6. If mu is 0.5 minimum height above the ground at which it can be placed without slipping, हमको find out करना है। तो बेसिकली बात यह है इसमें कि एक सरफेस है, जैसे एक सरफेस है और इसका जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 6। अभी आप जैसे जानते हैं कि अगर मैं पार्टिकल को इधर रखता हूं तो आराम से रेस्ट पे है और इसका एक फ्रिक्शनल सरफेस है, इसलिए आराम से यहाँ पे रेस्ट में इसको रखा जा सकता है। मैंने इसको यहाँ पे रखा, यहाँ पे भी एडजस्ट कर रहा है, पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो स्लिप करना स्टार्ट करना शुरू कर देगा और जो डाउनवर्ड फोर्स होगी वो इतनी होगी कि वो नीचे आ जाएगा। तो वो पॉइंट हमको निकालना है कि इट स्टार्ट मिनिमम हाइट जहां पे हम इस ब्लॉक को रख दे जिससे कि ये स्लिपिंग नहीं करे, जस्ट वो वाला पॉइंट अपन को निकालना है। और सरफेस की इक्वेशन हमको दे रखी है y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6 और म्यू की वैल्यू हमको दे रखी है 0.5। तो हम कंसीडर करने जा रहे हैं एक ऐसा पॉइंट जिसमें ये अबाउट टू स्लिप है और ये जैसे एक पार्टिकल है, इसका हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो आप बताइए सबसे पहले कि इसमें कौन कौन सी फोर्स लग रही है। इसमें एक तो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है जो इसको नीचे की तरफ है, यह है इसका mg, ठीक है। एक इसमें फोर्स लग रही है रिएक्शन फोर्स जो इस सरफेस की होगी ऐसे, और अब क्योंकि इसकी टेंडेंसी नीचे गिरने की है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स और होगी जो इसको नीचे गिरने नहीं दे रही है और उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, फ्रिक्शनल फोर्स ये, ठीक है। एंड इट इज मेकिंग, यहां पे जो एंगल है वो थीटा है। अब ये हमारी एन, ये हमारा एफ, और यहां पे जो सारी फोर्सेस है दैट शुड बी बैलेंस्ड। तो हम कंसीडर करते हैं इस फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस। तो पहले मैं कंसीडर करता हूं फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो यहां मेरी एक फोर्स है N और नीचे है मेरी फोर्स mg और इस तरफ है मेरी फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स। तो परपेंडिकुलर अपन कंसीडर करते हैं, ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन और ये जो एंगल है अपना, ये एंगल है थीटा। तो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एक तो है फोर्स N और यहां पे है हमारी फोर्स mg cos थीटा। तो N इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी बात हम जानते हैं यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, म्यू n, दैट इज n की वैल्यू मैंने यहां पुट करी तो मेरा हो गया n इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, ये मेरी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब अलोंग दिस सरफेस हम फोर्सेस कंसीडर करेंगे। तो इस डायरेक्शन में तो है फ्रिक्शनल फोर्सेस F और इस डायरेक्शन में है मेरी फोर्स इस mg का ये वाला कंपोनेंट दैट इज mg sin थीटा।
तो इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स मेरी ये, और ये एक मेरी इक्वेशन है F इक्वल टू mg sin थीटा। अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, तो mg कैंसिल आउट और मेरे पास क्या बच जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, और म्यू की वैल्यू क्या है 0.5, दैट इज हाफ। तो ये तो हमारा आ गया tan थीटा हाफ। अब क्या करें, सो मैक्सिमम हाइट हमको निकालनी है और tan थीटा हमको दे दिया है हाफ। तो एक चीज हमको और दे रखी है जिसको हमने अभी तक यूज नहीं किया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 6। और अब गौर से देखो कि ये हम कर्व दे रखा है, तो हमको कैसे इसको यूज करना है इक्वेशन को। और ये tan थीटा है, तो ये tan थीटा क्या है, ये जो tan थीटा जो होता है फ्रॉम योर कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये टेंजेंट टू द सरफेस जो है वो होता है। तो अगर ये मेरी सरफेस है, यहां पे ये मेरी सरफेस है और इस पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, जैसे कि ये मैंने इस पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, दिस परपेंडिकुलर टू दिस एंड, उसका जो ये एंगल है, ये एंगल हुआ मेरा थीटा। अगर मेरा ये एंगल थीटा हुआ, ठीक है, तो ये एंगल मेरा क्या हो गया, ये 90 डिग्री है, तो ये मेरा हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, और क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है और ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा मेरा हो गया थीटा। तो ये जो एंगल है, ये एंगल हो गया मेरा थीटा। और जो स्लोप है टेंजेंट का, उसकी इक्वेशन क्या होती है, dv बाई dx, dy बाई dx। तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, dy बाई dx, और dy बाई dx क्या है अपना, इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हो गया 3x स्क्वायर बाय 6, तो हो गया x स्क्वायर बाय 2 विच इज इक्वल टू अगेन हाफ। सो मेरा ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे हमारा पॉइंट है। ठीक है, और हमको पूछी गई है मिनिमम हाइट। तो अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट, तो एट x इज इक्वल टू 1 हमको इसकी हाइट बतानी है। ठीक है, हमको मिनिमम हाइट अबव द ग्राउंड बतानी है, दैट इज ये जो है इसकी हाइट बतानी है ये। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसकी हमको हाइट बतानी है। अब हमको मालूम पड़ गया है कि ये स्टार्ट करने वाला है स्लिपिंग, मिनिमम जो पॉइंट है हमारा वो एट x इज इक्वल टू 1 पर है, और एट x इज इक्वल टू 1 y की क्या पोजीशन होगी, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 6। तो ये मेरा आंसर हो गया 1/6। मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया, आंसर आया 1/6। Now we are going to consider another question. When a rubber band is stretched by distance x, it exerts a restoring force F is equal to ax plus bx square, and work done in stretching the rubber band by length L. और हमको इक्वेशन दे रखी है रिस्टोरिंग फोर्स की, और वर्क डन हमको निकालना है 0 से लेकर L लेंथ तक इसको स्ट्रेच करने में, ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या है। ये जैसे एक रबर बैंड है और ये अभी नॉर्मल पोजीशन है, स्ट्रेच नहीं है, अनस्ट्रेच्ड है। अब मैं इसको स्ट्रेच करता हूं, सपोज मैंने इसको एक्स स्ट्रेच किया, तो ये पीछे एक आने की एक फोर्स इसमें एक्सर्ट हो रही है। जैसे ही मैं इस हाथ को छोड़ता हूं तो ये वापस आ जाती है, और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो
डिपेंड करती है विद दिस इक्वेशन F इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। और सिंपल मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कि ये पेपर रॉकेट है, हम लोग बचपन में पढ़ाते थे, तो जितना हम इसको स्ट्रेच करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा होगी, और अगर हमको बहुत ऊपर, अगर हमको ज्यादा ऊपर फेंकना है उसको, तो हम और ज्यादा इसको स्ट्रेच करेंगे। सो नाउ हमको एक क्वेश्चन दे रखी है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस टाइप से रिलेशन विद द एक्स ये है, और हमको वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो सपोज करो ये मेरी रबर बैंड है नॉर्मल पोजीशन पे, और ये मेरी रबर बैंड है एट, जब मैंने इसकी स्ट्रेच कर दी x, और हमको फाइंड आउट करना है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग दिस रबर बैंड टू लेंथ L फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L here। तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि हम जानते हैं W इज इक्वल टू फोर्स इंटू dx। दैट इज हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे यहां पे, ठीक है। हम इस पार्टिकल को dx स्ट्रेच करेंगे अगर, ठीक है, अगर हम इस पार्टिकल को ओनली dx स्ट्रेच करते हैं तो वर्क डन कितना हुआ dx स्ट्रेच करने में, और फिर उसके बाद हम लिमिट ले लेंगे x इक्वल टू 0 से लेके लेंथ की इंटीग्रेशन करके। तो एक इक्वेशन अपन को पता है कि हम निकाल रहे हैं वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द ऑब्जेक्ट, स्ट्रेचिंग दिस रबर एट डिस्टेंस x फ्रॉम x टू x प्लस dx। तो हम स्ट्रेच कर रहे हैं कहां से, x पोजीशन से लेके x प्लस dx पोजीशन पे, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट x ऑन x प्लस dx फोर्स जो है वो है ax प्लस bx स्क्वायर। तो मेरा जो dw जो निकल के आया वो हो गया मेरा ax प्लस bx स्क्वायर इंटू dx। तो ये तो मेरा वर्क डन हुआ x से x प्लस dx जाने में, और जो टोटल वर्क डन है वो मैं फाइंड आउट करूंगा फ्रॉम 0 टू L। तो दिस इज ax प्लस bx स्क्वायर का dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ax स्क्वायर बाय 2 प्लस bx क्यूब बाय 3 लिमिट फ्रॉम 0 टू L, जो कि निकल के क्या आएगा, अब वैल्यू ऑफ L अपन पुट करेंगे, इसमें आएगा a L स्क्वायर बाय 2 प्लस b L क्यूब बाय 3। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो गया फर्स्ट वाला। तो इट्स वेरी सिंपल, इसमें आपको मेन बात क्या समझनी थी कि वर्क डन इज इक्वल टू F dx, फोर्स का फॉर्मूला दे रखा है और हमको इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 टू L।